भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान वाजपेयी जी, आदरणीय श्री कलराज जी, श्रीमान टंडन जी, आदरणीय बहन उमा भारती जी, भाई श्री विनय कटियार जी, श्री अमित भाई शाह, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और बुंदेलखंड के वीर सपूत भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस वीर भूमि के आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। और जब भी 1857 के स्वातंत्र संग्राम की बात आती है तो बुंदेलखंड का परचम, झांसी का परचम पूरे हिंदुस्तान में नई ऊंचाइयों के दर्शन कराता है। ये वीर भूमि है, ये प्रज्ञावानों की भी भूमि है। कितने प्रज्ञावान लोगों को इस धरती ने जन्म दिया है और जिसके लिए हमारी वर्तमान पीढ़ी गर्व करती है, वो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी इसी मिट्टी की पैदाश थे। उस धरती को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास रोने धोने के लिए नहीं आया हूं। न मैं आंसू बहाने आया हूं और न ही मैं आंसू बहाने वालों की कोई कथा सुनाने आया हूं। मैं आज आपके यहां आया हूं आपके आंसू पोंछने का विश्वास देने के लिए। भाइयों, मैं संकल्प लेकर के आया हूं कि बुंदेलखंड की कठिनाइयों में जी रही, गरीबी में पनप रही यहां के गरीब के आंसू पहुंचने का मैं संकल्प लेकर के आया हूं। भाइयों बहनों, क्या बुंदेलखंड का विकास नहीं हो सकता है? क्या बुंदेलखंड आगे नहीं बढ़ सकता है? क्या यहां की जनता में दम नहीं है? क्या यहां के किसानों में दम नहीं है? अगर दम नहीं है तो लखनऊ और दिल्ली में नहीं है। उनको परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, मैं हवाई जहाज से आ रहा था, हेलीकॉप्टर से यहां ऊपर से देख रहा था। इतनी सारी नदियां, इतना पानी, उसके बाद भी
बुंदेलखंड प्यासा क्यों है, यहां की धरती सूखी क्यों है, यहां का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों होता है। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली की सल्तनत को सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। जरा जवाब दे दिल्ली की सल्तनत, क्या कारण है कि जहां जहां उनके पैर पड़े हैं, जहां जहां उनको शासन करने का अवसर मिला है, वो चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उसमें भी चाहे विदर्भ का सूखा इलाका हो, और चाहे कांग्रेस का समर्थन करने वाली यहां की सरकार हो, इसी राज्यों में सर्वाधिक मेरे किसान भाई बहन आत्महत्या क्यों करते हैं। हिंदुस्तान के और राज्यों में किसानों को इतनी बड़ी मात्रा में आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा है, और उसका कारण न इनको गांव की परवाह है, न गरीब की परवाह है, न ही उनको किसान की परवाह है। और मित्रों, जब चुनाव आते हैं तो हमारे कांग्रेस के मित्र रेवड़ी बांटने में बड़े माहिर हो गए हैं, और आजकल जहां जाते हैं वहां पैकेज की बातें करते हैं, पैकेज की बातें करते हैं। आपके यहां भी पैकेज आया था, आपको लगा होगा वो पैकेज आपका भला करने के लिए आया था। नहीं मित्रों, वो पैकेज आपका भला करने के लिए नहीं आया था। वो पैकेज तो उत्तर प्रदेश के नेताओं का मुंह बंद करने के लिए, टुकड़ा फेंकने के लिए भेजा गया था, और दिल्ली और लखनऊ ने मिलकर के सरकारी खजाने के उस पैकेज का बंटवारा कर लिया, बांट लिया। आपके यहां नहीं आया है मित्रों। कोई मुझे बताएं मित्रों, यहां पर मंडी का निर्माण होने वाला था, क्या हुआ है क्या? पैसे गए कि नहीं गए? यहां कुआं खोदने की बातें कही थी, कहीं कुआं नजर आता है? यहां पेड़ बोने की बातें हुई थी, कहीं पेड़ नजर आता है? यहां पर नदियों पर चेक डैम बनाने की बातें हुई थी, कहीं पानी रोका गया है? तो रुपये गए कहां? ये पैकेज उनके पॉकेट के लिए होता है। और भाइयों बहनों, ये बुंदेलखंड को जो पैकेज मिला, उसका आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड के हिस्से को मिला, और आधा मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड के हिस्से को मिला। और मित्रों, आज मैं सीना तान के कह सकता हूं, गर्व से कह सकता हूं कि मेरी पार्टी के एक सिपाही आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, जब उनके पास मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का पैकेज आया, पाई पाई बुंदेलखंड की उन्होंने अपने इलाके में खर्च किया, और उसका परिणाम ये आया है 30% से अधिक भूमि को सिंचाई पहुंचने का काम पूरा कर दिया। उस इलाके में पहले जो फसल होती थी, उससे 3 गुना फसल शिवराज सिंह ने बुंदेलखंड के उस इलाके में पैदा करके दिखाई। और ये मैं भाजपा के नेता के रूप में नहीं कह रहा हूं, प्लानिंग कमीशन जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उस प्लानिंग कमीशन ने कहा है, इस पैकेज का उत्तम उपयोग अगर किसी ने किया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, शिवराज जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। और यहां सब लूट लिया। आपके नाम पर आता है,
जाता उनके जेब में है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब ये पैकेज की बातें बहुत हो चुकी, अब वक्त आ चुका है सपा बसपा कांग्रेस को पैकिंग करके रवाना करो। अब पैकेज नहीं, इनका पैकिंग करके रवाना करो मित्रों। भाइयों बहनों, ये लूट चलाने में एक्सपर्ट है। आप देखिए, ये समाजवादी पार्टी यहां जो कारनामे करती है ना, राम मनोहर लोहिया जी जहां भी होंगे उनको इतनी पीड़ा होती होगी, इतनी पीड़ा होती होगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते मित्र। और ये सबका लूटते हैं, सबका। ये सबका का मतलब है समाजवादी का स, बहुजन का ब, कांग्रेस का का। ये सबका लूटते हैं। ये तीनों तिकड़ी उत्तर प्रदेश को, बुंदेलखंड को तबाह करके रख दिया है मित्रों। उत्तर प्रदेश में मैंने भी दौरा किया है। मैंने करीब करीब यहां के हर जिले में जब संगठन का काम करता था, मैंने भ्रमण किया है। मैंने यहां के लोगों को जाना है, समझा है, यहां की प्राकृतिक संपदा को समझा है। और मैं विश्वास से कहता हूं मित्रों, उत्तर प्रदेश के पास इतना सामर्थ्य है, ये उत्तर प्रदेश अकेला अपने बलबूते पर पूरे हिंदुस्तान की गरीबी को मिटा सकता है। ये ताकत उत्तर प्रदेश में है। लेकिन न उनको विकास करने में रुचि है, न यहां के नौजवानों का भविष्य बनाने में रुचि है। उन्हें सिर्फ सत्ता के गणित बिठाना, तड़जोड़ की राजनीति करना, भाई से भाई को लड़ाना, हर किसी को बांटते जाना, यही इनका कारोबार है। भाइयों बहनों, अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर सब वादों का इकट्ठा यहां लालन पालन हुआ है, सारे वाद एक प्रदेश में इन्होंने उभार के रखे हैं। ये धरती है जहां एक तरफ कांग्रेस का अहंकारवाद है, समाजवादी पार्टी का परिवारवाद है और बहुजन समाज पार्टी का व्यक्तिवाद है। ये वादों से भरे हुए लोग आपके वादे पूरा करना नहीं चाहते, वो अपना ही पेट भरना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जब तक उत्तर प्रदेश ये तीनों प्रकार के संकटों से मुक्ति का संकल्प नहीं करता, तब तक मेरे नौजवान मित्रों, आपका भाग्य नहीं बदल सकता। मित्रों, आज मैं शासन के मेरे अनुभव के आधार पर आपको विश्वास दिलाने आया हूं। पिछले 10, 12, 13 साल में जो काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, उस काम को देखते हुए मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। मैं देशवासियों को कहता हूं, झांसी की धरती से कहता हूं, रानी लक्ष्मीबाई का पुण्य स्मरण करते हुए कहता हूं, मेरे देशवासियों, आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें सिर्फ 60 महीने देकर के देख लो। 60
60 साल में उन्होंने जो तबाह किया है, बर्बाद किया है, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते मैं विश्वास देता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 60 महीने के लिए भी आपने अवसर दिया, हम आपकी तकदीर भी बदल देंगे, देश की तस्वीर भी बदल देंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, मेरे नौजवान मित्रों मेरे सवाल का जवाब देंगे? मुझसे बड़ा मन से बात करेंगे आप? क्या बुंदेलखंड का कोई नौजवान अपना गांव, अपना घर छोड़ करके मुंबई की, गुजरात की झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए जाना चाहता है? अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके जाना चाहता है? रोजी रोटी के लिए दर दर भटकना चाहता है? भाइयों बहनों, इन्होंने आपको मजबूर किया है, गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया, घर छोड़ने के लिए मजबूर किया, यार दोस्त रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। क्यों? पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए, बूढ़े मां बाप का पेट भरने के लिए मेरा बुंदेलखंड का नौजवान गुजरात की धरती पर आकर के पसीना बहा रहा है। भाइयों बहनों, मैं गर्व से कहता हूं, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, आंध्र हो, उड़ीसा हो, वहां के लोगों ने आकर के मेरे गुजरात में इतना पसीना बहाया है, इतना पसीना बहाया है कि उनके परिश्रम के कारण आज मेरा गुजरात चमक रहा है। अगर यही पसीना इस धरती पर बहा होता तो ये मेरा उत्तर प्रदेश में था बुंदेलखंड कहां से कहां पहुंच गया होता। वे मेहनत करते हैं। भाइयों बहनों, मैंने अभी एक नया प्रयोग किया है। उस प्रयोग का लाभ खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलेगा। बड़ा अनूठा प्रयोग है। अभी तो मॉडल एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैं चला रहा हूं। हमने कुछ कारखानेदारों को बुलाया, जिन कारखानों में यूपी के, बिहार के नौजवान मजदूरी करते हैं। अब वो 8 घंटा काम करते हैं, फिर चले जाते हैं और एक कमरे में 25-25 लोग रहते हैं, अपना जीवन गुजारा करते हैं। मैंने इन कंपनी को कहा, आप हिसाब लगाइए कि अगर ये रोज आता है, आपके यहां नौकरी करता है, सप्ताह में 6 दिन, 8 घंटे मानो काम करता है, और जितना उत्पादन करता है और जितना वो आउटपुट देता है, उसका हिसाब लगाओ। अगर उसका मन करता है 2 घंटे ज्यादा काम करने का, 4 घंटा काम करने का, तो करने दो और उसको जोड़िए, और उस आउटपुट के आधार पर उसके काम के घंटे तय किए जाए। उसका हौसला होगा तो काम करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। मित्रों, पायलट प्रोजेक्ट चालू किया। यहां के जो नौजवान वहां काम करते हैं, वो 8 घंटे के बजाय 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे काम करने लगे, और जो काम 1 साल में कर सकते हैं, वो काम वो 6 महीने में करने लग गए। मैंने कहा, ये नौजवान जो 6 महीने में काम करते हैं, उनको तनख्वाह के साथ 6 महीने की छुट्टी दो, और उनको छुट्टी तब कब देनी है, जब यहां खेती की मौसम हो, खेत का काम निकला हो, वो 6 महीने अपने घर रहेगा, कारखाने में उसका पगार चालू रहेगा, यहां मां बाप के साथ खेत में काम करेगा, फिर 6 महीने वहां आएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट मैंने किया है। अगर ये सफल हो गया
तो मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान मेरे गुजरात का भी भला करेंगे और उत्तर प्रदेश का भी भला करेंगे। ये विचार हमें क्यों आया? ये विचार हमें क्यों आया? क्योंकि हम मानते हैं कि मेरे उत्तर प्रदेश का नौजवान, उसका मन करता है अपने गांव में, अपने पुरखों की जो जमीन है उसमें भी वो कुछ करें, उसको अवसर मिलना चाहिए। मित्रों, दिल्ली के पास सोचने के लिए समय ही नहीं है। आप मुझे बताइए मित्रों, अब लोकसभा का चुनाव दरवाजे खटखटा रहा है कि नहीं खटखटा रहा है? लोकसभा का चुनाव दस्तक दे रहा है ना? ये दिल्ली वालों ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? और कहते हैं क्या? ये शाहजादे उनके घूम रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जी? जवाब दो भाई, ये भ्रष्टाचार को आपको क्या कहना है? जवाब दो ना। क्यों नहीं दे रहे हो जवाब? ये महंगाई, ये माताओं बहनों पर बलात्कार, कि जवाब देने को तैयार नहीं आप मुझे बताइए, ये चुनी हुई सरकार जनता की सेवक है कि नहीं है? जनता को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये अपने आप को बादशाह मानते, अपने आप को शाहजादे मानते हैं, वो जनता को जवाब देने को तैयार नहीं है। और मैं अभी तो सुन रहा हूं मित्रों, शाहजादे ने जो भाषण किया है, मैं गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब मेरी दादी मर गई, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं शाहजादे को पूछना चाहता हूं, ये सच है कि सभी कांग्रेसियों को गुस्सा आया था? क्या ये सच है कि आपने और आपकी पार्टी के लोगों ने उस गुस्से में हजारों सिखों को जिंदा जला दिया था, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया था, और आज तक एक को भी सजा नहीं हुई है? क्या आपको आपकी दादी के मरने का गुस्सा आना मैं समझ सकता हूं, लेकिन उन हजारों सिखों को मारने वालों पर क्या आपको गुस्सा आया था? क्या आपको पीड़ा हुई थी? और आज जब दिल्ली में चुनाव आए हैं, तो आपने उस गांव पर नमक छिड़कने का पाप किया है। जिन परिवारों के नौजवानों को जिंदा जला दिया गया था, हजारों सिखों की कत्ल कर दी गई थी, और आज आपके गुस्से की बात कर रहे हो? भाइयों बहनों, मानवतावाद में विश्वास करने वाला कोई व्यक्ति शाहजादे की इस भाषा को माफ नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं मित्रों, उन्होंने एक दूसरी बात बताई। मैं गंभीर सवाल पूछता हूं, आखिर ये शाहजादे है कौन? एक एमपी है? क्या हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस के लोग, गुप्तचर तंत्र के लोग भारत की अत्यंत गुप्त जानकारी उस व्यक्ति के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं जिसने कभी गुप्तता का कोई शपथ नहीं लिया है? उसके साथ शेयर कैसे करते हैं? देश जानना चाहता है। और आए दिन हिंदुस्तान की सरकारों के लिए घंटों घंटों तक विवाद करने वाले लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं, कोई बताए क्यों हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस शाहजादे को जाकर के रिपोर्टिंग करती है? क्या कारण है कि हिंदुस्तान की सरकार की खुफिया एजेंसी के लोग उनके राजनीतिक भाषणों के लिए इनपुट देते हैं? और इतना ही नहीं, शाहजादे ने ये गंभीर बात बताई। उन्होंने कहा, मुजफ्फरनगर में
आईएसआई कुछ मुस्लिम नौजवानों के संपर्क में है। शाहजादे, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। क्या कारण है कि आईएसआई आपके नाक के नीचे उत्तर प्रदेश के गलियारे में जाकर के अपने पैर पसारने की ताकत रखती है? आप कर क्या रहे हो? देश जवाब मांगता है। मैं शाहजादे को आह्वान करता हूं, आपने उस दंगों के कारण जो पीड़ित नौजवान रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, उन पर एक गंभीर आरोप लगाया है। और आपने आरोप ये लगाया है कि वे लोग आईएसआई से मिले हुए हैं। शाहजादे साहब, आपका जिम्मा है, वो कौन नौजवान है उनके नाम घोषित करो, सार्वजनिक करो। वे कौन है जो आईएसआई के साथ मिले हैं? और अगर नाम घोषित नहीं करते हो, किसी कौम पर इस प्रकार का इल्जाम लगाने से पहले आपका जिम्मा बनता है कि आईएसआई, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, हिंदुस्तान के उन कौन नौजवानों के साथ जुड़ी हुई है, उसके नाम घोषित करो। और अगर नाम नहीं है, हिंदुस्तान के उन नौजवानों की आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। यह आपका जिम्मा है। लेकिन आप हिंदुस्तान में, मुझे तो हैरान हूं मैं, ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी और ये दिल्ली की सरकार, ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई न्यूज एजेंसी है जिसका काम सिर्फ हमको खबर देना है कि आईएसआई ये कर रही है। अरे तुम्हारा काम खबर देना है कि आईएसआई को ठीक करने का काम है भाई? मुझे बताइए मित्रों, क्या ऐसी सरकार पर आपका भविष्य सुरक्षित है? क्या ऐसी सरकार पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसे नेताओं पर भरोसा कर सकते हैं? क्या उनके भरोसे आप अपनी जिंदगी छोड़ सकते हो? उखाड़ फेंको दोस्तों, उखाड़ फेंको। ये तबाही का बंजर कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। इनके लिए गरीबी एक मजाक का साधन बन गया है। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े महल हुआ करते थे। समय बीतते उनका पतन हुआ, युद्धों में पराजय हुआ। समय रहते उनके बड़े बड़े महल खंडहर हो गए। लेकिन कभी कभी उन राज परिवार के वारिस, पोते के पोते के पोते जब बड़े होते हैं तो उनके पूर्वज उनको वो खंडहर दिखाने के लिए ले जाते हैं कि देखो ये जो खंडहर है ना, वो कभी राजमहल हुआ करता था। हमारे दादा के दादा के दादा इस राजमहल में से राज करते थे। उनको समझाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। मित्रों, आजकल ये हमारे शहजादे भी उनके पूर्वजों के पराक्रमों को देखने के लिए जाते हैं। वो भी देखने के लिए जाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या पराक्रम किए, हमारे पिताजी ने क्या पराक्रम किया, हमारी दादी जी ने क्या पराक्रम किया, हमारे नाना जी के क्या पराक्रम किया। उन पराक्रमों के अवशेष देखने के लिए जाते। कहां जाते हैं? गरीब की झोपड़ी में जाते हैं।
ये गरीब है, गरीब की झोपड़ी, ये उनके पूर्वजों के पराक्रम का परिणाम है। और आपके बुंदेलखंड में आए थे, राशन कार्ड भी ले गए, मालूम है ना, राशन कार्ड ले गए, अभी तक लौटाया नहीं। और वो बेचारी राशन कार्ड के लिए तरस रही है। भाइयों बहनों, इन दिनों शाहजादे नारा बुलाते हैं। लोग कहते थे आधी रोटी खाएंगे, तो शाहजादे ने कहा नहीं, अब पूरी रोटी खाएंगे, ऐसा बोलो। 60 साल में कांग्रेस कहां से कहां पहुंची? पहले आधी रोटी थी, अब पूरी रोटी तक पहुंचने में 60 साल लग गए। भैया, आधी रोटी से पूरी रोटी में अगर 60 साल लग गए, तो पेट भर रोटी में और 100 साल लगा देंगे, 100 साल लगा देंगे। क्या आप इंतजार करना चाहते हो? गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं। मित्रों, मुझे बताइए, क्या 26 रुपये में आपके परिवार का एक दिन का गुजरान चल सकता है? आपका गुजारा 26 रुपये में हो सकता है? शहर में रहने वालों का 32 रुपये में गुजारा हो सकता है? 32 रुपये में परिवार के सबकी चाय भी हो सकती है? प्रधानमंत्री जिस प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष है, वो प्लानिंग कमीशन कहता है कि अगर आप 26 रुपये से ज्यादा कमाते हो, अगर आप 32 रुपये से ज्यादा कमाते हो, तो आप गरीब नहीं हो। ये इनकी मानसिक गरीबी देखिए, इनकी मानसिक गरीबी देखिए। ये लोग गरीबों का भला नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, गरीब कैसे गुजारा करता है, किस प्रकार से अपनी जिंदगी गुजारा करता है, उसका इन्हें पता तक नहीं है मित्रों। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश में हम सबका संकल्प होना चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत, सपा मुक्त भारत, बसपा मुक्त भारत। इस सबका लूटने वालों को जब तक आप विदाई नहीं देंगे, आपका भला नहीं होगा। भाइयों बहनों, इसी धरती से 1857 में एक नारा गूंजा था, अपने बच्चे को पीठ पर बिठा करके वीरांगना लक्ष्मीबाई ने नारा दिया था, मेरी झांसी नहीं दूंगी। कहा था ना, मेरी झांसी नहीं दूंगी। मित्रों, 1857 का स्वतंत्र संग्राम रोटी और कमल एक क्रांति के प्रतीक बने थे। भाइयों बहनों, 1857 का संग्राम रोटी और कमल के प्रतीक को लेकर के आया था और बुंदेलखंड जाग उठा था। भाइयों बहनों, आज फिर एक बार लक्ष्मीबाई की धरती पर हम कमल लेकर के आए हैं। मित्रों, और लक्ष्मी कहां विराजित होती हैं? लक्ष्मी कमल पर ही विराजित होती है। अगर कमल है तो लक्ष्मी आएगी, और लक्ष्मी आएगी तो रोटी आना पक्का है। दोस्तों, ये क्रांति लानी है। भाइयों बहनों, लक्ष्मीबाई ने उस दिन ललकार किया था, उसने कहा था, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, मेरी झांसी नहीं दूंगी। भाइयों बहनों, मेरे साथ एक नारा बुलाएंगे? मित्रों, मैं कहूं वो नारा बुलाएंगे? पूरी ताकत से बुलाएंगे?
मित्रों, मैं कहूंगा, आप जरा मेरा नारा समझ लीजिए। ये बुंदेलखंड की धरती की आवाज है। मित्रों, रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, मेरी झांसी नहीं दूंगी। मित्रों, मैं कहता हूं, बेईमानों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप कहिए, मेरा देश नहीं देंगे। बेईमानों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। 2 बार बोलिए, बेईमानों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। बेईमानों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। बेईमानों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। मित्रों, ये देश हम बेईमानों को नहीं देने देंगे। भाइयों बहनों, लूट चली है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को, पिछड़े परिवार में पैदा हुआ, रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा, ये पार्टी की महानता देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार देखिए। ऐसे गरीब परिवार के, पिछड़े परिवार के बच्चे को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए। भाइयों बहनों, आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए। आप मुझे चौकीदार बनाइए, चौकीदार। और भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में जाकर के चौकीदार की तरह बैठूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप ऐसा चौकीदार बिठाओगे, मैं हिंदुस्तान की तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। इस देश के खजाने पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा मित्रों। और इसलिए मैं चौकीदार के नाते आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपने उनको 60 साल दिए, हमें 60 महीने देकर देखिए, हम तकदीर भी बदलेंगे, तस्वीर भी बदलेंगे। भारत माता की, पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए। ये मीडिया वाले आपकी फोटो लेना चाहते हैं। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।